हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। देखिए, नाम सुन के लग रहा है बहुत भारी चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली ये सब नाम जो फिजिक्स के टॉपिक्स के होते हैं सिर्फ डराने के लिए होते हैं। आप आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए जब जाते हैं कोचिंग वोचिंग, तो वहाँ कोचिंग वाले आपको डराने के लिए ये सब नाम लेते हैं। काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग, वेक्टर पढ़ेंगे। तो ये नाम हम कुछ ऐसा है नहीं। हम लोग जो बचपन से पढ़ते चले आए हैं वही सब चीजें यहाँ पर भी है, सिर्फ उनके पर्टिकुलर नाम दे दिए गए हैं। तो काइनेमेटिक्स एक्चुअल आता किसमें है? काइनेमेटिक्स आता है आपके मैकेनिक्स के सेक्शन में। अब मैकेनिक्स क्या चीज है? देखिए, जिस चीज में हम लोग मोशन से रिलेटेड स्टडी पढ़ते हैं वो होता है मैकेनिक्स। तो देखिए, मैकेनिक्स के दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं द वर्ड काइनेमेटिक्स मीन्स साइंस ऑफ मोशन ब्रांच ऑफ मैकेनिज्म विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन। सिंपल मतलब वो सारी चीजें जिसमें हम लोग मोशन, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें पढ़ें, वो आता है काइनेमेटिक्स में। मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट क्या है? डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स में क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच इज कंसर्न्ड अबाउट द कॉज, द फोर्स, टॉर्क एंड कॉज ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। मतलब डायनेमिक्स भी वही है, बट इसमें हम लोग वो कॉज पढ़ते हैं जिसकी वजह से बॉडी में मोशन हो रहा है। तो हमें सिंपल पता चल गया कि काइनेमेटिक्स कोई भूत का नाम नहीं है जो कह के डराया जाता है बच्चों को। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन से रिलेटेड चीज पढ़ेंगे। और काइनेमेटिक्स किसके अंदर आता है? मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स भी सुनने में बड़ा भारी वर्ड लग रहा है, बट सिंपल सा आप चीज समझ लीजिए, मोशन से रिलेटेड जब हम कोई साइंस का टॉपिक पढ़ते हैं तो वो आता है मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स की एक ब्रांच हो जाती है काइनेमेटिक्स और दूसरी ब्रांच हो जाती है डायनेमिक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स से रिलेटेड। तो काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीजें आएंगी? तो देखिए, काइनेमेटिक्स में आता है रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्ट एंड मोशन, मतलब किसी बॉडी के रेस्ट और मोशन की जिसमें स्टडी करें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको जब हम टॉपिक में बताएंगे तभी हम समझा सकते हैं, बट सिंपल सी चीज समझ लीजिए, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो बाहर के जो पेड़ होते हैं, अगर ट्रेन चल रही है तो वो ऐसा लगता है कि पेड़ चल रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग एक चलते हुए फ्रेम पर बैठे हैं। बट अगर हम ट्रेन के बाहर खड़े हो जाएं या खड़ी ट्रेन पर बैठे हों तो वो जो पेड़ दिखते हैं हमें दूर, वो रुके हुए नजर आते हैं। तो मतलब फ्रेम वो चीज होती है जिसकी वजह से किसी चीज के चलने या रुकने का हमें आभास होता है। मतलब हमें एक तरह का महसूस होता है कि चीज रुकी हुई है या चल रही है, वो कहलाता है फ्रेम। फिर पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, 9th 10th से। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सब हम लोग ने 9th और 10th में पढ़ा है। ग्राफ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये दोनों ग्राफ हमने क्लास 9th में पढ़े हैं। ठीक। उसके अलावा क्या आता है काइनेमेटिक्स के अंदर? प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो वह कर्व के तौर पर जाकर गिरता है, तो इस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक। प्रोजेक्टाइल में हम लोग ऑब्लिक मोशन पढ़ेंगे, हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म, किसी चलती हुई चीज से जब हम फेंकते हैं तो उसके मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इलास्टिक कॉलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, मतलब एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जब काउंट किया जाए उसे कहते हैं रिलेटिव मोशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब रिलेटिव मोशन का। रिवर बोट प्रॉब्लम, मतलब पानी में जो बोट चल रही है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम। ठीक। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेपरेशन, कंडीशन फॉर कॉलिजन एंड मिनिमम डिस्टेंस। तो ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, और ये सारे टॉपिक्स किसके अंतर्गत आते हैं? काइनेमेटिक्स के अंदर। और काइनेमेटिक्स किसका पार्ट है? मैकेनिक्स का पार्ट। तो सिंपल सी चीज समझ में आ गई, ये हमारा पहला पार्ट है। नाउ वी विल डिस्कस रेस्ट, मोशन, फ्रेम एंड रेफरेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेपरेटली। लेट्स सी फर्स्ट रेस्ट एंड मोशन। सो व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन?
अ बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ द सराउंडिंग ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब कहलाता है जब उसके आसपास की जो चीजें हैं उसके रिस्पेक्ट में चलती हुई ना नजर आए या वो उन चीजों के रिस्पेक्ट में चलता हुआ ना दिखे, मतलब सराउंडिंग ना बदले, तो उसे हम कहते हैं रेस्ट। मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी is in such a state that the surrounding of body continuously change with respect to time। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट के आसपास की चीजों की पोजीशन बदल रही हो उसके रिस्पेक्ट में, तो उसे हम कहते हैं मोशन। तो रेस्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। व्हाट इज मोशन? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। क्लियर? नेक्स्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो हम लोगों ने बात की। मान लीजिए हमारे पास दो पिक्चर हैं, एक ये हम कह देते हैं पिक्चर 1 और इसे हम लोग कह देते हैं पिक्चर 2। देखिए पिक्चर 1 में जो ये पर्सन है ही इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म और देखिए इसके पास एक ट्री है। तो देखिए जब ये बंदा इस ट्री को देखेगा तो ट्री रुका हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जिस फ्रेम पर खड़ा है, मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा है। अगर मान लीजिए प्लेटफॉर्म भी चल रहा होता, क्योंकि दोनों चीजें उसी प्लेटफॉर्म पर हैं, तो दोनों के बीच की दूरी ना बढ़ रही होती ना घट रही होती। तो इस कंडीशन पर इस बंदे को ये ट्री स्टेशनरी दिखेगा। बट अगर हम सेकंड पिक्चर पे आ जाएं, मान लो यही बंदा ट्रेन पर आ जाता है। अब ये ट्रेन चल रही है, क्योंकि बंदा एक ऐसे फ्रेम पर है जो मोशन में है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ट्री अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा। तो इसको ये लगेगा कि पेड़ चल रहा है, जबकि चल क्या रहा था? ट्रेन। तो देखिए ऐसा फ्रेम जिस पर रुकी हुई ऑब्जेक्ट रुकी हुई नजर आए उसे हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, और ऐसा फ्रेम जिस पे रुकी हुई चीज चलती हुई नजर आए उसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें, अ फ्रेम इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू सी a stationary object whether in motion or non motion means at rest। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो पार्ट में हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम क्या है? व्हेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर इज ईदर एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब उसमें एक्सेलरेशन ना हो, then those type of frame of reference are known as inertial frame। और नॉन इनर्शियल क्या होता है? when a frame of reference is in the state of accelerated motion, मतलब उसकी स्पीड या बढ़ रही हो या घट रही हो, then those type of frame of reference are known as non inertial frame of reference। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास दो तरीके के हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेस्ट और मोशन किस में आया? काइनेमेटिक्स में। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये दूसरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किसी बॉडी की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कैसे बदलाव आता है और उसके रिस्पेक्ट में बॉडी की स्पीड और वेलोसिटी किस तरीके से बदलती है। तो देखिए हमारे पास है स्पीड और एंड वेलोसिटी। तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी को समझने से पहले हम लोग पहले समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए दो पोजीशन हमारे पास मेंशन की गई, पोजीशन ए एंड पोजीशन बी। तो एक बंदा था जिसका नाम था एक्स, वो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक ये बोल्ड लाइन वाले पाथ से गुजरता है और बी तक पहुंच जाता है। अगर हम देखें ए से और बी तक की जो दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो इस एरो द्वारा बताई गई है। तो ये जो एरो की लेंथ है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम कहते हैं व्हाट इज डिस्टेंस, तो द पाथ लेंथ ऑफ दिस बोल्ड लाइन, ये जो बोल्ड लाइन की टोटल लेंथ है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक, अब देखिए डिस्टेंस कभी भी किसी ऑब्जेक्ट अगर वो चल रहा है तो जीरो नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जीरो हो, क्योंकि वो यहां से यहां तक जाए और वापस अपनी जगह आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो बट डिस्टेंस कांट बी जीरो। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से दो चीजें बन गई। डिस्टेंस यूज किया स्पीड कैलकुलेट करने के लिए और डिस्प्लेसमेंट यूज किया जाता है वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। सो हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड?
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए जिस चीज में हम डायरेक्शन लेते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जिस चीज में हम डायरेक्शन नहीं लेते वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, पाथ लेंथ पे डिपेंड करती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। देखिए एरो बना हुआ है, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो वेलोसिटी विल आल्सो बी वेक्टर क्वांटिटी, बट डिस्टेंस is not a vector quantity so speed is also not a vector quantity। तो जो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इनके फॉर्मूले को देखो, शॉर्ट टेबल के फॉर्म में दे दिया गया है। तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस पूछा जाए तो आप तो पहली चीज की डेफिनेशन लिख सकते हैं, और दूसरी चीज ये लिख सकते हैं कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी और जबकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। ये सारे टॉपिक हम लोग 9th-10th में पढ़ के आए हैं। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। मतलब बड़ी वाली वेलोसिटी से छोटी वाली वेलोसिटी को माइनस कर दीजिए, ये डिफरेंस हो गया, और उस चेंज में जो टाइम लगा उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाता है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन देखिए लिखा है v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? देखिए वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड को फिर से टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब फिर सेकंड इनवर्स, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन स्केलर है कि वेक्टर? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लास 9th में हम लोग देखे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। तो पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में देखते हैं। देखिए y एक्सिस पे लिया जाता है डिस्टेंस और x एक्सिस पे लिया जाता है टाइम। तो अगर लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल दी गई है तो इसका मतलब है कि उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, और डिस्टेंस चेंज नहीं होने का मतलब बॉडी किसमें है, एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक। तो मतलब अ पैरेलल लाइन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर ग्राफ जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच एकदम स्ट्रेट जा रही है, यूनिफॉर्म लाइन है, तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर मान लीजिए इस तरीके से कर्व है कि कर्व जो है वो डिस्टेंस की तरफ झुक रहा है, तो इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन है। अब अगर मान लीजिए कर्व इस तरीके से टाइम एक्सिस की तरफ झुके, तो इस तरीके के डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, बॉडी डिक्लेरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन या फिर हम कह देते हैं रिटार्डेशन कर रही है। नेक्स्ट इज स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए एक y एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं स्पीड और x एक्सिस पे ले लेते हैं टाइम। अब अगर मान लीजिए ग्राफ इस तरीके से कि वो टाइम एक्सिस पर जा रहा है, देखिए बोल्ड लाइन कर दी है टाइम एक्सिस पे, तो इसका मतलब हुआ बॉडी की स्पीड 0 है। अगर किसी बॉडी की स्पीड 0 है तो वो क्या कहलाएगा, एट रेस्ट। अब अगर मान लीजिए स्पीड टाइम ग्राफ में लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रही है। टाइम एक्सिस के पैरेलल का मतलब स्पीड जो है उसकी बदल नहीं रही है, कुछ वैल्यू है स्पीड की जो चेंज नहीं हो रही है, मतलब बॉडी में स्पीड है बट दैट इज नॉट गेटिंग चेंज। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब अगर मान लीजिए एक लाइन स्ट्रेट दे दी जाए और यूनिफॉर्म लाइन हो एकदम स्ट्रेट सीधी, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी की स्पीड इक्वली बढ़ रही है, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब अगर ग्राफ मान लीजिए इस तरीके से डाउन दिखा रहा है, मतलब पहले उसकी कुछ स्पीड थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ा उसकी स्पीड कम होती गई और फिर यहां पर आकर स्पीड 0 हो गई, तो इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है बॉडी का रिटार्डेशन, और वो रिटार्डेशन कैसा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब अगर मान लीजिए स्पीड टाइम ग्राफ में जो ग्राफ है वो इस तरीके से बना है कि ग्राफ का जो मुंह है वो
स्पीड या वाई एक्सिस की तरफ झुका हुआ है, तो इसका मतलब बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन है। वो एक्सेलरेशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कर्व का मतलब हुआ नॉन यूनिफॉर्म। अब अगर मान लीजिए कर्व इस तरीके से टर्न हो रहा है कि उसका मुंह जो है वो टाइम एक्सिस की तरफ झुक रहा है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ घट रही है। अगर घट रही है तो इसे डी एक्सेलरेशन या हम कह देते हैं रिटार्डेशन हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब देखिए इस पे आता है इंटरप्रिटेटिंग ग्राफ, मतलब हमें इसमें से निकालना है ग्राफ की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं। फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, स्लोप का मतलब होता है लाइन का झुकाव एक्स एक्सिस के साथ, मतलब ग्रेडियंट का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब ग्राफ लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है झुकाव, उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। सो द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लें तो वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम ग्रेडियंट या स्लोप निकालें तो हमें क्या पता चलेगा? एक्सेलरेशन। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हम एरिया निकाल लें अंडर द ग्राफ तो हमें पता चल जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। तो ये छोटा सा हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है काइनेमेटिक्स में। अब आप देखिए इस पूरे काइनेमेटिक्स के सेक्शन में कोई ऐसा आपने हवा पढ़ा जो आपने इससे पहले नहीं देखा था। 9, 10 से यही सब चीजें पढ़ रहे हैं, बट 11th में आते ही ऐसा डर बैठाल दिया जाता है रिलेटेड टू साइंस कि बच्चे को लगता है वो साइंस पढ़ने नहीं जा रहा, वो जादू सीखने जा रहा है, जैसे ऐसा जादू कि उससे उसकी लाइफ को कोई नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि साइंस इज वेरी इजी। जिसने बेस में पढ़ा है 9, 10 से पढ़ता चला आ रहा है उसके लिए साइंस बिल्कुल हलवा है, क्योंकि वही सारी चीज पढ़ाई जाएगी जो आप पहले से पढ़ते चले आए हैं। कोई नया जादू नहीं सिखाया जाएगा कि अब आप उस जादू को सीखने के बाद आप गायब हो जाएंगे या किसी को गायब कर लेंगे। तो साइंस इज वेरी इजी टॉपिक। हाँ, दूसरी स्ट्रीम में एक दिक्कत ये हो जाती है कि कुछ ऐसे टॉपिक आपको देखने को मिल जाते हैं जो शायद आपने ना देखे हो, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री ये कभी चेंज नहीं होती, चाहे आप 9th में पढ़ें, चाहे 10th में पढ़ें, चाहे 11th में पढ़ें, चाहे 12th में पढ़ें। ये ऐसी चीजें हैं जो बचपन से आपको बताई जा रही होती हैं, बट उसी को इलेबोरेट कर दिया जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं और साइंस का डर अपने दिल से निकाल दीजिए।